नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोजन भारती और आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया है। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि मालेगांव पे जो वर्डिक्ट आया है उस पर आपका क्या कहना है? आप खुद बैरिस्टर हैं, आप क्या मानते हैं इस वर्डिक्ट को लेकर? देखिए बाबा, ये जो जजमेंट आया है मेरे ख्याल से इंसाफ नहीं हुआ है। और हम ये उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से मोदी सरकार और महाराष्ट्र की सरकार ने रेलवे ब्लास्ट के बाद उन्होंने 24 घंटे के अंदर सुप्रीम कोर्ट के पास चले गए। हम ये डिमांड करते हैं कि वो उसी तरह से जिस तरीके से उन्हें तेजी दिखाई, इस केस के सिलसिले में एनआईए अपील करे सुप्रीम कोर्ट में, महाराष्ट्र की सरकार अपील करे, क्योंकि इसमें क्लोजर नहीं हुआ है। और इंसाफ का तकाजा भी ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एनआईए को परमिशन दे, ताकि इमीडिएटली जजमेंट की कॉपी आज शाम तक आ जाएगी, शायद वो जाए अपील करे, क्योंकि ये इंसाफ होना चाहिए। देखिए बाबा, मालेगांव 2006 हुआ बॉम्ब ब्लास्ट, मालेगांव 2008 बॉम्ब ब्लास्ट हुआ। 2006 में कई मुस्लिम माइनॉरिटी नौजवानों को पकड़ा गया, मारा गया, पीटा गया, बाद में कोर्ट में डिस्चार्ज पिटीशन डाल दिया गया। अब ये कोई नहीं बता पा रहा है कि 2006 किसने किया, 2008 किसने किया। तो ये बहुत जरूरी है क्लोजर के लिए और उन पीड़ित परिवार के को इंसाफ मिले। और मैं समझता हूं कि जस्टिस भी इस बात का डिमांड करता है कि वो अपील करें। अब इसमें बहुत सी खामियां हैं। अब आपको मैं ये बताऊंगा कि जो इस केस में स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर थे, वो जनाब तो जिंदगी में कभी प्रोसिक्यूट किस तरह का क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन किए ही नहीं। अच्छा, जब हम ये एनआईए से पूछना चाह रहे, जब आप विटनेस हॉस्टाइल हो रहे थे, तो आप किसका ट्रायल कर रहे थे फिर आप? तो इनके ऊपर वो एडिशनल जिम्मेदारी है। और तीसरा ये है कि एनआईए ने एक एक्स एमपी को, जो एक टेरर एक्यूज थी, जिस वक्त एमपी बने, उनके खिलाफ आपने कह दिया कि इनके खिलाफ मकोका नहीं लग सकता है। तो फिर जो उसका एविडेंस था, जो कन्फेशन मिला था एविडेंस के तौर पर, वो तो चला गया। तो ये सब चीजें इसमें इतने कमजोरियां हैं इसमें। जिस जिस आप सर इसमें ये कहना चाहते थे जो एटीएस ने जो जांच की और जो एनआईए ने जांच की, क्या आप उसमें फर्क कर रहे हैं? देखिए बाबा, एटीएस की जांच तो जिसको अशोक चक्र दिया गया था वो कर रहे थे, हेमंत करकरे साहब कर रहे थे, हेमंत करकरे साहब कर रहे थे। करकरे साहब कर रहे थे। और हेमंत करकरे साहब ने तो सीडीज निकाले थे, जिसमें ऑडियो था, वीडियो एविडेंस था, जिसमें कॉन्स्पिरेसी किस तरह की गई, उन सब चीजों को एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इतना उन्होंने निकाला था। अब हेमंत करकरे साहब की शहादत से तो दो नुकसान हो गए। एक तो इस देश ने एक बहादुर उस ऑफिसर को खो दिया, जो लोग नहीं जानते। बाबा, मैं 1 मिनट आधा मिनट आपसे लूंगा कि हेमंत करकरे को हम याद कर रहे हैं। ये वही हेमंत करकरे था जब हमारा एयरक्राफ्ट किडनैप हुआ था, वहां पर अफगानिस्तान लेकर गए थे, तो यही हेमंत करकरे ने बताया कौन लोग थे। हेमंत करकरे के बहुत बड़े बड़े खिदमात हैं इस देश के लिए, उनकी मौत हो गई। और दूसरा, उसके बाद ये गया एनआईए के पास, और एनआईए ने देख लिया। आपने देखा कि एक ऐसे आदमी को पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट किया जो बिल्कुल ही इनकॉम्पिटेंट थे। और जब विटनेस हॉस्टाइल हो रहे थे, जब एनआईए केस चला रहा है, तो आपके पास तो एक अच्छा लॉयर होना चाहिए। और बाबा, मैं बता रहा हूं, यही हाल हैदराबाद में जब सीबीआई मक्का मस्जिद बॉम्ब ब्लास्ट को डील कर रही थी, उन्होंने ऐसे ही एक इनकॉम्पिटेंट शख्स को, जो तजुर्बा नहीं था इस तरह के केस का, बॉम्ब ब्लास्ट का, उनको आपने रख दिया। तो अफसोस है कि आज हम हेमंत करकरे को याद कर रहे हैं। अगर मेरा मानना है कि अगर हेमंत करकरे जिंदा होते तो इस केस का कुछ और ही नतीजा आता। ये एक वर्ड आया था जब ये पूरा मामला आया था, उसको हमने यहाँ पर उस वक्त हम सब ने सुना था, सेफरन टेररिज्म, भगवा आतंकवाद। और अब कहा गया कि ये गलत साबित हुआ है, ये टर्म गलत था। कि बाबा, अगर किसी को, मेरा मानना यह है कि रिलीजन, किसी का रिलीजन, चाहे वो कोई समुदाय का हो, क्या कोई रिलीजन किसी को कहता है किसी की जान जाके ले लो आप? तो जब अगर बीजेपी को ये ऑब्जेक्शन है उस टर्म पर, तो फिर बीजेपी को ऑब्जेक्शन होना चाहिए अगर कोई मुसलमानों को कहता है।
इस्लामिक टेररिज्म। मेरा मानना है कि कोई रिलीजन टेररिज्म प्रमोट नहीं करता, बल्कि आज की दुनिया में टेररिज्म खुद एक नया किस्म का रिलीजन बन गया। जो भी टेररिज्म करता है उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करता है, अपनी बर्बरियत को। तो अगर बीजेपी को, संघ परिवार को इसका तकलीफ है, तो फिर उनको दूसरे समुदाय को भी ना बोले वो, क्योंकि आप एक जनरलाइज तो नहीं कर सकते ना। अब कल अमित शाह साहब ने राज्यसभा में और लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर में कह दिया कि कोई एक रिलीजन का आदमी टेररिज्म नहीं कर सकता। तो उन्होंने कहा कोई हिंदू आतंकवादी नहीं हो सकता है। हाँ, तो फिर मेरे दिमाग में सवाल पैदा हुआ, नाथूराम गॉडसे क्या था? इंदिरा गांधी को मारने वाले कौन थे? फिर इंदिरा गांधी के मरने के बाद दिल्ली की सड़कों पर जो सिखों का कत्लेआम हुआ, वो करने वाले कौन थे? राजीव गांधी को मारने वाले कौन थे? हाँ, फिर गुजरात में जो जेनोसाइड हुआ वो कैसे हुआ? ये सब देखिए, अगर आप इस तरह से जिसको बोलते हैं ना, यानी आप सीटी मार रहे हैं कि आप डिबेट क्या हो रही है और आप क्या इशारा दे रहे हैं, तो ये बड़ा ही तकलीफ दे बात है। क्या आपको लगता है कि दो जो मामले थे, एक मुंबई में ट्रेन में जो ब्लास्ट हुआ था वो मामला और ये वाला मामला, तो सब में जो है वो सब बरी हो गए हैं? बाबा, ना सिर्फ मालेगांव 2006, मालेगांव 2008, मक्का मस्जिद हैदराबाद, अजमेर ब्लास्ट, समझौता ब्लास्ट, मुडा, यानी आप कहाँ कहाँ है बताइए फिर किसने किया भाई? देखिए, मिलिट्री ग्रेड आरडीएक्स इस्तेमाल हुआ है, ये चार्जशीट में कहा गया एनआईए की तरफ से। भाई, जुडिशियल प्रेसिडेंट भी तो कुछ होना चाहिए ना। ठीक है, उस जमाने में टाडा था होगा, मगर अब तो आपके पास मकोका था, अब आपके पास यूएपी है। ये बात समझ में नहीं आई। आपको क्या लगता है अब क्या करना चाहिए केंद्र सरकार को? आपकी क्या अपील है केंद्र सरकार से? नहीं, हाँ, हमारा ये बोलना ये है कि अगर वो इंसाफ को पसंद करते हैं, अगर वो ये चाहते हैं कि टेररिज्म के खिलाफ लड़ाई मजबूती से लड़ी जाए, तो केंद्र सरकार को कोई डिफरेंशिएशन नहीं करना चाहिए कि उस कोई हो, किसी समुदाय का हो, किसी रिलीजन का हो। एक और टॉपिक है जिस पर आपसे बात करना चाहूंगा। आज ही जो है आपने सुना आपके हाउस में भी और राज्यसभा में भी वाणिज्य मंत्री ने जो अमेरिका ने टैरिफ लगाया उस पे अपना बयान दिया। सबसे पहले जो टैरिफ लगाया गया और पेनल्टी लगाई गई उस पे आपका क्या कहना है? नहीं, मेरा मानना यह है कि भारत सरकार को अल्फाज को चाबे बगैर, अल्फाज को बगैर वो चाबे, वो खुलकर इस बात को कहे कि हम इसको कबूल नहीं करेंगे, और हमारे पास ताकत है कि हम भी उन पर टैरिफ लगाएं। अरे भैया, अगर कल यूएसए कहेगा कि इंडिया की डेयरी में भी आप अमेरिकन प्रोडक्ट्स को लेकर आइए, तो नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह ये जवाब दें कि फिर अमूल का क्या होगा। छोड़िए पंजाब के किसानों को, हरियाणा के किसानों को, तेलंगाना के किसानों को, अमूल का क्या होगा? कैसे मलाव करेंगे? और अगर वो कितने 25% लगाए, आप भी लगाइए, जवाब दीजिए। भाई, भारत कोई बाबा कोई एक वेजल स्टेट नहीं है जो एक वानाबी एम्परर के दरबार में हम खड़े हुए हैं। अरे 200 साल की अंग्रेजों की गुलामी को हमने अपने, हमारे बुजुर्गों ने अपनी कुर्बानियों से जंजीरों को तोड़ा। इस दिन के लिए नहीं कि कोई हम पे बोला जा रहे, और बोलते हैं कि डेड इकोनॉमी। अरे भाड़ में जाए तुम्हारी इकोनॉमी, तुम देखो हमारी, हम डेड इकोनॉमी कैसे हो सकते बताइए आप? अरे देश है भाई, इतना 133 करोड़ का देश है, आपको नहीं चाहिए इंडिया की मार्केट? थैंक यू वेरी मच, हम आपकी जरूरत नहीं है। अच्छा, फिर आप बोलते हैं कि रशिया के साथ हम पेनल्टी लगाएंगे। अरे हम एक सॉवरेन स्टेट है, तुम कौन होते हमको डिक्टेट करें कि हम इनसे ना करें, उनसे ना करें? हम जिससे चाहे करेंगे। अरे हम जिससे चाहे सामान खरीदेंगे, उनको देंगे। ये टैरिफ जो लगाया जा रहा है, याद रखिए, एमएसएमईज पर, मैन्युफैक्चरर्स पर, आईटी फर्म्स पर, सर्विस प्रोवाइडर्स पर, हमारे किसानों पर भी इसका असर पड़ सकता है। अच्छा, जापान देगा 15%, वियतनाम देगा बाबा 20%, इंडोनेशिया देगा 19%, और एक जो मुल्क जो जिनसे स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है, इतने एग्रीमेंट हमने उनसे साइन किए, मिलिट्री के क्या क्या, इंटेलिजेंस के क्या क्या नहीं किए। आज आप हमसे कह रहे हैं, हम देश के प्रधानमंत्री से कहेंगे कि वो कब जागेंगे जब टैरिफ 56% हो जाएगा, 56 हो जाएगा।
अरे आप बताइए, आप बयान दे रहे हैं मिनिस्टर साहब पार्लियामेंट में, हम जानते हैं कि हम जवाब, मगर आप जवाब तो कुछ दीजिए, कुछ तो बोलिए, इंशा जी कुछ कुछ तो करो। इतनी खामोशी, इतना सन्नाटा क्यों है? इससे नुकसान किसको होगा? बाबा नहीं, देश की, नहीं नहीं, एक बात सुनिए, जी। भारत देश की एक डिग्निटी है, भारत देश का एक रुतबा है अल्हम्दुलिल्लाह। अरे ये बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, बोल रहे हैं पाकिस्तान से हम तेल, अरे क्यों खरीदेंगे पाकिस्तान से तेल हम? जो देश हम हमारी हमारी सरजमीन पर हमारे लोगों का खून बहा रहा है, हम तेल खरीदेंगे उनसे? जो आग लगा रहा है, तेल लेंगे उनसे हम? कौन होता है भाई? देखिए, ये वेस्टर्न कंट्रीज, इनके दिमागों में एक चिप है कि हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री है। नहीं, हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री, हम जितना उनको अपने कंट्री पर फख्र और नाज है, हमको भी हमारे मुल्क पर फख्र और नाज है। इसका यह मतलब नहीं है कि आप हमको इस तरह से ट्रीट करते जाएं, बोले जाएं। अरे आप इस तरह की जबान क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? नहीं, तो आज कॉमर्स मिनिस्टर ने कहा कि राष्ट्रहित को ध्यान में रखेंगे, सरकार आकलन कर रही है, स्टेक होल्डर से बातचीत करेंगे, हम जो है 11वीं इकोनॉमी थी, अब तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन गए हैं। बाबा तीसरी इकोनॉमी बने, बहुत अच्छा है, दूसरी बन जाए, बहुत अच्छा है, पर कैपिटा इनकम बढ़े, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। दूसरा बाबा ये है कि क्या कोई भी हमको इस तरह बोला जाएगा? बाबा बोलिए। अरे भाई, अगर आप देश में अगर कोई आपके बीजेपी के खिलाफ कोई बोल दे, तो आप उसके घर पे नोटिस भिजा देते हैं वकील से। हाँ, आप उसको मीडिया में आकर क्या क्या नहीं बोलते, उसको एंटी नेशनल कह देते हैं। अरे भाई, देश को बोला जा रहा है, इंडिया भारत को बोला जा रहा है, तो फिर इनका ये हम खामोश क्यों? रूलिंग पार्टी को चाहिए उसका जवाब देना, इस तरह से स्टेटमेंट से जवाब नहीं देते। एक और मसला है, क्या आप इंडो पाक जो एशिया में खेलने जा रही है उसके भी खिलाफ हैं? क्यों? नहीं, इसलिए हम खिलाफ हैं क्योंकि हमारी सरकार ने, नरेंद्र मोदी की सरकार ने इंडस वाटर ट्रीटी, जो वर्ल्ड बैंक ने भारत और पाकिस्तान के दरमियान में करवाई है, ट्रीटी हुई है इंडिया और पाकिस्तान में, उसका पानी हमने रोक दिया है पाकिस्तान को जाने से। राइट, माने 8 दिन 15 दिन लग रहे हैं। हमने ट्रेड बंद कर दिया, डायरेक्ट इंडायरेक्ट ट्रेड। हम वीजा नहीं दे रहे हैं, हम वाघा बॉर्डर को बंद कर चुके हैं। पाकिस्तान का कोई एयरक्राफ्ट भारत की एयर स्पेस में आ नहीं सकता, और पाकिस्तान की कोई कश्ती हमारे पानी में नहीं आ सकती। और क्यों ये फैसला लिया, जो हम उसकी तायीद करते हैं, सपोर्ट करते हैं? क्योंकि उन्होंने पहलगाम का एक बुजदिलाना, कातिलाना हमारे लोगों को हमला किया और मारा वहां पर, और हम बरसों से पाकिस्तान के टेररिज्म के विक्टिम रह चुके हैं। जब ये पूरा देश उनके साथ खड़ा हुआ है, जब प्रधानमंत्री ने कहा कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता, बातचीत और आतंकवाद एक साथ नहीं हो सकती, नरेंद्र मोदी ने कहा, तो फिर आतंकवाद और क्रिकेट मैच होगा? आतंकवाद क्रिकेट मैच होगा? मैं नहीं, तो उनका मैंने कहना कि जी, आप ओलंपिक में खेलते हो, आप एशियाड में खेलोगे, आप सैफ गेम में खेल सकते हो। भाला जो है कोई इंटरनेशनल इवेंट में नदीम भी फेंकता है, हमारे नीरज चोपड़ा भी फेंकते हैं, तो हम क्रिकेट कैसे रोक सकते हैं? इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन है। कोई ऑब्लिगेशन क्या है? आईसीसी या बीसीसीआई का क्या ऑब्लिगेशन है? हम अपना प्रोटेस्ट तो रजिस्टर करें, हम अपना प्रोटेस्ट तो रजिस्टर करें। क्यों नहीं रजिस्टर करेंगे हम? फिर हम अगर अगर देखिए, अमित शाह का स्टेटमेंट आया, पार्लियामेंट में दिया कि हमने एफएसएल की रिपोर्ट आ गई, वो खोखे निकले, और पाकिस्तान का इलेक्ट्रोल कार्ड, खैर पाकिस्तान इलेक्ट्रोल कार्ड नहीं होता, नाडरा कार्ड होता, ये सब चीजें आ गई। भाई, जब हम G7 कंट्रीज के पास जाएंगे, जीसीसी कंट्रीज के पास जाएंगे, पाकिस्तान को आप एफएटीएफ में लाइए, वो बोलेंगे भाई आप तो क्रिकेट मैच खेल रहे हैं। और देखिए, क्रिकेट मैच जो होता है इस देश का सबसे बड़ा पॉपुलर स्पोर्ट है। आप क्या जवाब दे रहे हैं भाई? आपकी लड़ाई तो सीरियस होनी चाहिए। हमको एक मर्तबा हमको पाकिस्तान को एक बेहतरीन सबक सिखाने की जरूरत है।